नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में हम फटाफट अंदाज में आपको तमाम स्टॉक्स पर मुख्य बातें बताते हैं और मार्केट की क्लोजिंग से पहले आपको बेहतर ट्रेडिंग आइडियाज़ भी हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए दिलवाते हैं। और इस शो में हम निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के मुनाफे के ऑप्शन पर भी डालते हैं नज़र हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन चलिए बाजार की कुछ बड़ी बातों पर डाल लेते हैं नज़र, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 दिनों की तेज़ी पर ब्रेक लगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। निफ्टी करीब यहाँ पर हम देख रहे हैं फिलहाल 130 अंक टूटता हुआ 25,640 के स्तर पर कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पर करीब 200 अंक फिसलकर 60,000 के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। चांदी की कीमतों में दबाव है, लिहाजा हम तमाम मेटल काउंटर्स में गिरावट देख रहे हैं। इंडेक्स के लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि मेटल्स में गिरावट है। हिंदुस्तान जिंक आप देख सकते हैं लगभग 4.5% टूटता हुआ। MCX में भी हमने देखा है कि कमजोरी है। डिफेंस शेयरों पर दबाव है। HAL 4% यहाँ पर आज के स्तर में भी फिसलता हुआ। लगातार कमजोरी का सेशन जो HAL में हम देख रहे हैं गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में भी आज बिकवाली हावी है। MCX हम देख सकते हैं 5% यहाँ पर लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार की चाल में अगर हम देखें, मार्केट बेट काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। फिलहाल 861 एडवांसेस हैं, 2006 यहाँ पर डिक्लाइंस देखने को मिल रही हैं। अगर हम ब्रॉडर इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्मॉल कैप्स की पिटाई मिड कैप्स के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पर 1% के पार से ज़्यादा स्मॉल कैप 100 जो है कमज़ोरी की चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स में भी हम देख रहे हैं कि लगभग आधे से 0.5% की कमज़ोरी के साथ गिरावट है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में काफ़ी हद तक गहराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इसी में अगर हम देखें कुछ बजिंग स्टॉक्स अगर आपके स्क्रीन पर भी लेकर आएँ, ईथॉस देखिए 3% ऊपर है। यहाँ पर Q3 रिजल्ट्स के बाद हमने यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम ईथॉस में बनता हुआ फिलहाल पेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुथूट फाइनेंस ऑलमोस्ट 5% ऊपर है। IIFL फाइनेंस माफ़ कीजिएगा, मुथूट फाइनेंस 5% नीचे है। IIFL फाइनेंस में भी हम गिरावट देख रहे हैं 3% की। मनप्पुरम फाइनेंस में भी हम देख रहे हैं 2.5% की कमज़ोरी है। यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव, लिहाजा ये तमाम काउंटर्स जो हैं हमें कमज़ोरी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। MCX आप देख सकते हैं काफ़ी वॉलेटाइल है। सोना, चांदी और बाकी मेटल्स की चाल की वजह से हमें MCX में भी गिरावट दिखाई दे रही है। 5.5% टूटता हुआ MCX। ओवरऑल अगर हम देखें तो चांदी की जो कीमतें हैं वो लगभग 2,44,000 और अगर सोने की कीमतों की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे कमज़ोर हुई है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि ये काउंटर्स में इतना ज़बरदस्त गिरावट का आलम दिखाई दे रहा है। लेकिन इक्विटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमोल आठवले, इनसे बातचीत करते हैं और बाजार की चाल अभी की हाल ही की चाल जो है समझने की कोशिश करते हैं। अमोल, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। तो बाजार एक बार फिर से पूरी तरह से कमजोरी की चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमोल, हमने जो तेजी देखी थी कुछ दिनों पहले वो पूरी तरह से हवा होती हुई कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट पूरी तरह से जो है फेज आउट होता हुआ, जो ट्रेड डील के बाद एक बिल्डअप हुआ था और उम्मीद भी ये थी कि उसका एक लेयर्ड इम्पैक्ट हम देखेंगे बाजार में, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर है क्योंकि नतीजे आ रहे हैं। अब आप बताइएगा किस तरह का सेटअप फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,640 के लेवल्स फिलहाल निफ्टी में और बैंक निफ्टी हम देख सकते हैं 200 अंक कमजोर, फिलहाल 60,000 को होल्ड करने की कोशिश। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक एक गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद एक मार्केट में जो करेक्शन आया था उसके बाद एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन ओपन हो गया था। उसी फॉर्मेशन को मार्केट 2 दिन से कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिला है, विच इज लार्जली पॉजिटिव क्योंकि कोई बड़ा करेक्शन मार्केट ने ट्रिगर नहीं किया है। एक रेंज जरूर ओपन किया है। रेंज का सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे, अगर मैं देखता हूं तो 25,600 आज उसी के आसपास सपोर्ट लिया था और रेंज का जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आ रहा है 25,800। अगर ये जब तक ये रेंज के अंदर ट्रेड रहेगा, मार्केट ट्रेड होता रहेगा, ये नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटी कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे। डायरेक्शनल मोमेंटम तभी पॉसिबल है ऑन द पॉजिटिव साइड पे जब 25,800 अगर ब्रेक होता है तो। हाउएवर 25,600 पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया तो सेकंड हाफ में शायद एक टेक्निकल बाउंस बैक शार्प देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर टेक्निकली आपने राय दी है। इसके अलावा आपकी कोई ट्रेडिंग कॉल्स होगी, बिकॉज हमें आगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी बातचीत करनी है आपके साथ, लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग कॉल्स के तहत क्या रिकमेंडेशन? दो पिक्स है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, उसमें से एक टीवीएस मोटर के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल है 3720 के आसपास है, पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं 3900 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 3645 का। एक तो पहले ही स्टॉक का जो ट्रेंड चल रहा है वो काफी प्रॉमिसिंग चल रहा है। रिवर्सल के बाद एक स्टॉक वापस से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है।
सेटअप अच्छा है, यही कंटिन्यू रहा तो टीवीएस मोटर में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रैली आ सकती है। और दूसरा पीवीआर, इसको कॉन्ट्राबेट भी बोल सकते हैं, 1014 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1070 1075 के। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 985 का स्टॉप लॉस रहेगा, बट रिवर्सल काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेवल्स काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तो पीवीआर पे ऊपर जरूर ध्यान रहेगा। टीवीएस मोटर और पीवीआर आपकी आज की रिकमेंडेशन में शामिल, लेकिन आपकी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती हुई, क्योंकि हम सभी जो हैं यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसकी डिटेलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और पीयूष गोयल की तरफ से ये बड़ा ऐलान आता हुआ कि यूएस के साथ ट्रेड डील के पहले चरण का ऐलान जो है वो जल्द होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर सीधा 18% के टैरिफ की बात तो हुई है, लेकिन उसमें भी अब बहुत सारी पेंच है, डिटेलिंग है जो समझना ज़रूरी है, और उसके बाद हम एक सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट पर क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन उसी पर बयान आता हुआ, क्योंकि अटकलें ये थी कि बस कुछ ही दिनों में, 2 से 4 दिनों में जो है तमाम डिटेलिंग्स रोल आउट होगी, लेकिन फिलहाल पीयूष गोयल की तरफ से ये बयान आता हुआ कि जो पहले चरण का ऐलान है ट्रेड डील का, वो बहुत जल्दी अब रोल आउट होगा, और उम्मीद यही है कि इस रोल आउट के बाद बाजार को एक और नई दिशा जो है वो मिलती हुई दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं जो हमने ट्रेड डील के बाद बाजार की एक रैली जो देखी थी और उसके बाद बाजार थोड़ा सा सुस्ताने भी लगा है, एक नई डायरेक्शनली हम देखें तो इस तरह की डिटेलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सीधा पीयूष गोयल संबोधन भी कर रहे हैं, उन्हीं की ओर बढ़ते तक साइन करने का अंदाजा है, लेकिन 18% जो यूएस टैरिफ्स घटने हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंस होने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर देगा। उसके 1-2 दिन बाद वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाते हैं ना, एंड ही हैज टू साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जॉइंट स्टेटमेंट 4-5 दिन में, और जल्दी भी हो सकता है। आप तो जानते ही हमने हर एक चीज जल्दी की है, स्पीड हमारी यूएसपी है। हाँ, जॉइंट स्टेटमेंट के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से ये 18% लागू होगा। जॉइंट स्टेटमेंट हर कंट्री के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है आफ्टर द डील हैज बीन फाइनलाइज्ड एट द लीडर्स लेवल। So that joint statement will come, as Honorable Minister pointed out, in next maximum 4-5 days. It can happen early, as Honorable Minister has indicated. 2, once the joint statement is there, that joint statement needs to be converted into a legal agreement. That legal agreement will come into force. We are targeting for March, mid-March, as Honorable Minister has decided. We will try to meet to those timelines. This legal agreement will give us the authority to reduce our tariffs, because on Indian side the tariffs reduction is only after a legal agreement, because their tariffs are executive tariffs, our tariffs are MFN tariffs. So MFN tariffs reduction only can take place after the legal agreement has been signed. So that will only happen after the legal agreement has been signed. Yeah, but so we hope to do it fast, maybe because there are further concessions that we will get after the legal agreement. चलिए, यहाँ पर प्रेस के साथ बातचीत करते हुए पीयूष गोयल ने एक बार फिर से क्लैरिटी देती हुई कि तमाम जॉइंट स्टेटमेंट आने के बाद एक बार लीगल एग्रीमेंट क्योंकि जब मिल जाए तो उसके बाद हम मिड मार्च में इफेक्टिव इम्पैक्ट होता हुआ देखेंगे। रोल आउट जो होना है डिटेलिंग का, हमारे टैरिफ्स को जो कम करना है वो मिड मार्च में होगा, क्योंकि लीगल एग्रीमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लिहाज से हमारे नियमों के हिसाब से आना ज़रूरी है। यूएस में क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव टैरिफ होता है, एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क है, तो वहाँ पर तुरंत प्रभाव से लागू हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ लागू होने में मिड मार्च का समय होगा। और उसके बाद डिटेलिंग की जब बात आती है तो एक बार जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आ जाए, जो कि ऐलान के 2 से 4 दिन के बाद आती है, और फिर डिटेलिंग के आने के बाद लागू होने का प्रोसेस मिड मार्च तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये क्लैरिटी आती हुई पीयूष गोयल की तरफ से, जहां पर वो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं यूएस के साथ ट्रेड डील पर।
तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर, लेकिन चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख करते हैं हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर। अमोल आठवले हमारे आज के मेहमान हैं और चलिए अमोल, पहला देवयानी इंटरनेशनल लेकर आएंगे। नतीजों के दम पर रफ्तार पकड़ा हुआ है ये काउंटर और ओवरऑल नतीजे अगर हम देखें तो कंसोलिडेटेड घाटा यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं ओवरऑल बढ़ता हुआ। आय हम यहाँ पर 1294 करोड़ रुपए से बढ़कर 1441 करोड़ रुपए पर आती हुई देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड एबिटा की बात करें तो ये भी 232 करोड़ रुपए पर आया है। मार्जिन यहाँ पर थोड़ा सा घटा है 16.5% के मुकाबले 16.1% पर, लेकिन स्टॉक हम देख सकते हैं लगभग 7% ऊपर है। ये जो फिलहाल एक बूस्टर मिला है ये कितना सस्टेनेबल होगा? चार्ट्स पर क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये चार्ट्स पे अगर मैं पैटर्न के हिसाब से देखूं और प्योरली शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखूं तो ये टेक्निकल बाउंस बैक ज्यादा लग रहा है और उसको बेस और थोड़ा चाहिए तो शायद आगे जाके ये स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट पॉजिटिव चीज एक है कि जो करेक्शन चल रहा था, जो काफी शार्प चल रहा था, वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ देखने को मिला। और एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो 110 एक ऐसा लेवल बना है जो एक मीडियम टर्म के हिसाब से एक बेस माना जाएगा। बाउंस बैक है, ये वीक में अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है, 12% से भी ज्यादा रैली किया है, थोड़ा सा टेम्पररी ओवरबॉट कंडीशन में है। बट मुझे लगता है जिनको मोमेंटम को चेस करना है उनके लिए एक सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 126 125 का। जब तक उसके ऊपर है ये पॉजिटिव मोमेंटम जरूर बना रहेगा। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक के लिए वो रहेगा 140 और 145 का। चलिए, तो फिलहाल देवयानी इंटरनेशनल में ये चाल के हिसाब से लेवल्स आपको नोट डाउन करने हैं, लेकिन हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पे। फिलहाल लगभग 8% के आसपास टूटता हुआ ये स्टॉक यहाँ पर अगर हम देखें तो कामकाज कर रहा है, लेकिन नतीजों का एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड आय यहाँ पर घटती हुई और 3478 करोड़ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर नंबर आया है। मुनाफा भी घटा है, 370 करोड़ से कम हो गई 292 करोड़ पर ये नंबर आता हुआ हम देख रहे हैं। एबिट मार्जिन में भी कमी आई है, 14.7% से घटकर ये लगभग 7.3% पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्लियरली जो स्टॉक की चाल है वो हम देख सकते हैं कि नतीजों के चलते इतनी कमज़ोर भी दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल चार्ट में अगर हम देखें तो अमूल वीकनेस ही है, ऐसा नहीं कि हमें कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम दिखाई दे रहा हो चार्ट्स पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वीकनेस ही है। और उसके पहले वाले भी फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो भी वीकनेस को ही इंडिकेट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। लोअर टॉप फॉर्मेशन है पैटर्न के हिसाब से भी देखते हैं तो, और वीकली चार्ट पे एक लॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिला है, 10% से भी ज्यादा करेक्ट हुआ है। तो कॉन्ट्राबेट का तो कैंडिडेट नहीं बन रहा है। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। हाउएवर एक आज गैप से खुला है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक ड्यू है, बट माइनर रहेगा, उसको अवॉइड करेंगे फिलहाल तो बेटर रहेगा। चलिए, फिलहाल अवॉइड करने की सलाह हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज़ को। लेकिन आर्किन केमिकल्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक, और यहाँ पर भी Q3 रिजल्ट्स का एक इम्पैक्ट। स्टॉक फिलहाल 3% टूटता हुआ, लेकिन आय 242 करोड़ से बढ़कर 255 करोड़ पर आ गई है। मुनाफा अगर हम देखें तो ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है 47 करोड़ के मुकाबले 23 करोड़ पर। लेकिन एबिटा अगर आप देखें ये लगभग 79 करोड़ से घटकर 54 करोड़ पर नंबर आता हुआ। मार्जिन भी हम देख रहे हैं यहाँ पर 33% से कम होते हुए 21% पर दर्ज हुए हैं। इसको लेके कोई क्लैरिटी आप दे पाएंगे? आई थिंक इन लिक्विड काउंटर है तो लिमिटेड व्यू रहेगा, मेरा व्यू उसके ऊपर न्यूट्रल ही ज्यादा है। बट जिस तरीके का फॉर्मेशन है, करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, उसको मेंटेन भी रखा। रेंज बाउंड ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस जोन रहेगा 600 का और ऑन द लोअर साइड सपोर्ट रहेगा 540 का। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर आर्किन केमिकल पर फिलहाल आपने ये रणनीति, और क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है बट ओवरऑल यहाँ पर नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं एक कमज़ोरी हमें ज़रूर गहराती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा सात्विक ग्रीन के नतीजों पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 144%, रेवेन्यू 142% बढ़ा है। और इनके नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CEO प्रशांत माथुर जुड़ गए हैं।
प्रशांत साहब, आपका स्वागत है हमारी इस पेशकश में। देखिए, रेवेन्यू और एबिटा में तो हमने अच्छा खासा एक उछाल देखा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे के ड्राइवर्स क्या हैं और कैसे आप इंश्योर करेंगे कि ये ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू हो लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल सीजन, और साथ ही अगर हम पहले क्वार्टर अगले वित्त वर्ष की बात करें तो। हमारा रेवेन्यू जो है, अगर आप देखें 9 महीने के अंदर में हम लोगों ने करीब करीब 3,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 2,940 करोड़ का। 137% की ग्रोथ है लास्ट ईयर के ऊपर। अगर आप क्वार्टर का रेवेन्यू देखें तो 143% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। एबिटा 135% बढ़ा है और पैट जो है वो 134% बढ़ा है। अगर आप हमारे नंबर्स को देखें तो सभी में 100% से ऊपर की हमने ग्रोथ दिखाई है। उसके पीछे रीजन ये है कि आप अगर देखेंगे तो हम कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों से 88% कंपाउंडेड रेट पे ग्रो कर रहे हैं। रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज 250% कंपाउंडेड पे ग्रो कर रहे हैं। तो हम हमेशा जो है अपनी प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, हाईएस्ट एफिशिएंसी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, कस्टमर फोकस हम रखते हैं। हमने हमारी कैपेसिटीज को भी जो है इस साल 4.8 गीगावाट पे लेकर आए हैं उड़ीसा अंबाला के अंदर में। हम लोग और भी बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एनकैप्सुलेंट का अभी 2 गीगावाट का प्लांट शुरू किया है। अभी हमने 1 गीगावाट का मॉड्यूल का भी अंबाला में शुरू किया है। सो ये सारा जो है हमारा कंटिन्यू ग्रोथ को पुश कर रहा है। हम लोगों ने कस्टमर बेस इंक्रीज करने के ऊपर फोकस किया है। हमने नए नए प्रोडक्ट्स एंड नए नए बिजनेस डिविजन्स पे फोकस किया है, जैसे पंप्स हो गया, इन्वर्टर हो गया, ईपीसी है। हम लोगों ने एनकैप्सुलेंट का ईपी का प्लांट डाला है, जिससे हमारी इनपुट कॉस्ट जो है कम होगी। इसके अलावा गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हम लोग 4 गीगावाट और मॉड्यूल की कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, सेल की कैपेसिटी डाल रहे हैं उड़ीसा के अंदर में। सो ये सारे जो हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, इससे हमारा ग्रोथ कंटिन्यू रहना चाहिए आगे आने वाले सालों में भी। यहाँ पर आपने एक उदय सीरीज इन्वर्टर्स के लिए लॉन्च की है। अब ये किस तरह से रेवेन्यू मिक्स पर इम्पैक्ट कर सकती है? ओवरऑल प्रोडक्ट वर्टिकल्स को अगर हम देखें तो किस तरह का रेवेन्यू मिक्स उभर कर आएगा? देखिए, हमारा ईपीसी भी है, सोलर पंप्स भी हम कर रहे हैं, इन्वर्टर्स भी हम कर रहे हैं। हम और भी प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे हम लोग और ऐड कर रहे हैं। सोलर मॉड्यूल जो है अभी हमारा 95% ऑफ द रेवेन्यू के आसपास में आता है, बाकी सारे प्रोडक्ट मिक्स के अंदर में आते हैं। बट वो हम अपना जो है वो वाला जो है मिक्स, वो हम बढ़ाना चाह रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उसको 15% पे लेकर आए। ये तब है जब हम हमारे रेवेन्यूज को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहे हैं। तो वो पाई जो है वो सिर्फ परसेंटेज वाइज जो है वो 15% हम लेकर आते हैं, बट वो एक्चुअली काफी बड़ा नंबर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अभी जैसे एनकैप्सुलेंट का ईपी का भी प्लांट शुरू किया 2 गीगावाट का। उससे हमारी कॉस्ट भी कंट्रोल हो रही है, बट हम उसको एक सेपरेट बिजनेस डिवीजन की तरह भी बना रहे हैं। एक बिजनेस यूनिट होगी जो उसकी सेपरेट एक P&L होगी। हम उसको सिर्फ हमारे इनपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं और हम उसको बाहर भी बेच सकते हैं। सो हम ये एंसिलरीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। सेल मैन्युफैक्चरिंग आएगी, उससे भी हमारा जो है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर में काफी इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिवली। सो ये सारे जो है, इससे हम अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट और अपना जो मिक्स है प्रोडक्ट का, इन सब के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। झटपट एक अमोल से राय लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेने का भी समय हो गया है। अमोल, सात्विक ग्रीन आज के ट्रेड में तो हम देख रहे हैं कि टूटा हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन ओवरऑल 530 तक के लेवल्स पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जाता हुआ देखा है हमने। लेकिन ये बताइएगा अभी फिलहाल क्या ओवरऑल आउटकम टेक्निकली चार्ट पर क्या निकल के आ रहा है?
डेटा इतना अवेलेबल नहीं है, तो मेरा व्यू न्यूट्रल रहेगा, बट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो भी अवेलेबल है उसमें से दिख क्या रहा है, एक प्रॉमिसिंग लेवल निकल के आ रहा है, वो 390 के आसपास है। जब तक उसके ऊपर है, ये सेंटीमेंट जो बना हुआ है पॉजिटिव साइड का, आज जरूर नीचे है, बट ओवरऑल ये वीक में 7% तक रैली किया है स्टॉक में, तो 390 एक लेवल रहेगा पोजिशनल या ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए। उसके ऊपर है तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गया। ये जब तक 390 के ऊपर है तब तक यहाँ पे पॉजिटिविटी चार्ट पे बनी रहेगी। लेकिन एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर अमोल से और भी न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पे बातचीत करनी है, साथ ही मुनाफे के ऑप्शंस पर भी डालेंगे नजर। एक्सपर्ट के साथ बने रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और चलिए हम रुक करते हैं न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर और अमोल अठावले हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं। अमोल, टिमकेन इंडिया का टेक्निकल चार्ट ज़रा खोलिएगा अपने स्क्रीन पर और क्लियरली नतीजों का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। जो नतीजे आए हैं, एबिट मार्जिन यहाँ पे लगभग 16.2% से घटकर 12.9% पे दर्ज हुआ है। एबिटा हम देख रहे हैं 110 करोड़ से घटकर लगभग 100 करोड़ पर आता हुआ। स्टॉक भी फिलहाल 0.3% टूटा हुआ, लेकिन मुनाफा भी हम देख रहे हैं 54 करोड़ पर आ गया है घटकर, और आय 780 करोड़ हम देख रहे हैं थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल ट्रेंड समझाइएगा, आपको चार्ट्स पर क्या दिखाई दे रहा है? ओवरऑल ट्रेंड की बात करेंगे तो एक तो नॉन डायरेक्शनल है, बट उसके साथ लास्ट 2 या 3 दिन से वोलेटिलिटी काफी बढ़ा है, और एक पॉजिटिव साइन है कि पॉजिटिव साइड पे वोलेटिलिटी बढ़ा है। आज जरूर 3% तक दबाव है, बट मैं थोड़ा सा पोजिशनली देखता हूँ तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है अराउंड 3050 के आसपास। वहां पे अगर सपोर्ट लेता है स्टॉक और ये वापस से 3200 के ऊपर कंटिन्यू रहता है अपना पॉजिटिव मोमेंटम, तो शायद एक फ्रेश अपट्रेंड रैली होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ऑन द हायर साइड 3500 जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन भी था, वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। हाउएवर बिलो 3050 या बिलो 3000 वापस से ये स्टॉक में करेक्शन ट्रिगर होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। और राइट, अमोल, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए, और आपका कोई डिस्क्लेमर हो तो ज़रूर बताइएगा। जी, हमने आपके चैनल के साथ डिटेल में डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर दोनों शेयर किए हुए। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अमोल। लेकिन चलिए हम शो को समाप्त करें उससे पहले एक खास पेशकश की जानकारी। यूनियन बजट पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। ईटी नाउ भी बजट सीधे ग्राउंड से लोगों की राय ले रहा है। चैनल जो है 6 फरवरी को मुंबई में इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट की मेज़बानी कर रहा है। एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, निवेशक, एमएसएमई और इनोवेटर्स जो हैं 2026 के यूनियन बजट के असर का एनालिसिस करेंगे और आने वाले साल की दिशा निर्धारित करने में मदद करेंगे। इस समिट के एजेंडे के केंद्र में देश का बीएफएसआई सेक्टर रहेगा, जो एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अगले कुछ हफ्तों में नया कारोबारी साल शुरू होने वाला है और ऐसे में इस चर्चा में बजट की बड़ी घोषणाओं के साथ टैरिफ और रुपए के वैल्यूएशन को भी शामिल किया गया है। तो बजट की इस चर्चा में जरूर शामिल हो। ईटी नाउ इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट शुक्रवार को 6 फरवरी।